रजत बताइए। बिल्कुल डिफेंस स्टॉक्स पे दाव लगा है आज। बीईएमएल थोड़ी देर पहले वालचंद नगर चढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन मैंने चुना है एस्ट्रा माइक्रो खरीदारी कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि अभी फिलहाल इमीडिएट टर्म्स पे और पोजिशनल तौर पे भी यहाँ पर अट्रैक्टिव बेट साबित होगा, क्योंकि निचले स्तर से तगड़ी खरीदारी हो रही है। पिछले कुछ दिनों से डिलीवरी वॉल्यूम्स बढ़ते हुए नजर आ, शेयर एम एवरेजेस के ऊपर है। इनफैक्ट एक क्लस्टर ऑफ एवरेजेस है जिसके ऊपर अब कन्विंसिंगली टिकने की कोशिश कर रहा है ये स्टॉक। यहाँ से चला सीधा 132 134 तक के लक्ष्य हासिल कर लेगा बहुत ही शॉर्ट स्पैन में। FY17 में मैनेजमेंट का खुद कहना है कि एक्सपोर्ट्स पे चाहे जैसा मर्जी रुझान हो, लेकिन 10% की रेवेन्यू ग्रोथ हासिल करेंगे। MTCI यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन में भारत शामिल हुआ, और जो घरेलू फ्रंट पे जो ऑपरेट करती हैं कंपनियां जैसे कि एस्ट्रा माइक्रो, उनको सीधे तौर पे बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग, ऑर्डर बुक लगभग 570 करोड़ की, और क्वार्टर 4 एबिटा में तगड़ा इजाफा था 26% के आसपास का। बॉटम लाइन 56 करोड़ मुनाफा कंसोलिडेटेड आधार पर इस कंपनी ने पेश किया। लेकिन जिस तरीके से निचले से एक रिवर्सल मिला है, तो आप 134 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें, और स्टॉप लॉस 126 का अपने ट्रेड पे लगाना होगा एस्ट्रा माइक्रो पे आपको। एस्ट्रा माइक्रो अगर आप देखें तो आज की फाइनल बेट विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 134 ऑन द हायर साइड, 129 डे हाई पे कारोबार करा, दिन के सर्वोच्च तौर पे 4% ऊपर। थैंक्स रजत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और थोड़ा सा एक दो ट्रेड्स और जोड़ लेते हैं। बसीन साहब थोड़ा सा मिड कैप में ही आते हैं। आई मीन मैं थोड़ा सा मेरिको की चार्ट देख रहा था। मेरिको, लेट्स टेक मेरिको क्या कर रहा है एग्जैक्टली अगर आप देखें। आज इसने अभी 265 पर है, इसने ऑलमोस्ट रिविजिट किया अपने करियर के हाई को। दरअसल मई के फर्स्ट वीक में इसका जो हाई था वो था लगभग बताता हूँ आपको, जो इसने हाई छुआ था 269, उसको रिविजिट किया, उसको वॉलेट किया। इनफैक्ट अगर आप देखें अटन्नी से 269.50 का हाई लगाया। सिंह साहब मिड कैप FMCG, डाबर, मेरिको, ब्रिटानिया, इमामी, इनमें से प्रेफर्ड स्टॉक कौन सा होगा आपको? मैरिको आपने सही पकड़ा है, दैट इज़ बीन वन ऑफ आवर फेवरेट स्टॉक्स। और यूनाइटेड स्पिरिट्स हम अभी भी उस पर ओवरवेट हैं, और हमें लगता है ये जो मौका था 23,500-2400 का बिकॉज ऑफ द रेटरिक ऑन विजय माल्या, उसको इग्नोर कीजिए। कंपनी इज ओनली गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। प्रोहिबिशन की जो अटकली है वो भी हमें लगता है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स ईज आउट होगी, बिकॉज नो गवर्नमेंट विल वांट टू लूज आउट ऑन एक्साइज। और साथ में जो उनकी नई ब्रांडिंग है वो आई थिंक विल प्ले आउट वेरी पॉजिटिवली इन दिस कमिंग फेस्टिवल सीजन। एक और नाम लेना चाहूँगा आपके ही ऑन एनर्जी। हम ओवरवेट हो गए रिलायंस और ONGC पे बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंट प्ले ऑन ऑयल, और उसका एक एंसिलरी है इंजीनियर्स इंडिया विच विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी, क्योंकि IOC, HP, BP तीनों अब न्यू हाइस पे हैं और कैश रिच हो जाएंगी। साथ में देयर एक्सपेंशन ऑन हाइड्रोकेमिकल विल बी द नेक्स्ट प्ले, और इंजीनियर्स इंडिया विल बी अ डायरेक्ट बेनिफिशियरी। इसकी ऑर्डर बुक पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। स्टॉक इज रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव एट 207, 208। इसको आप थोड़े से टाइम के लिए रखें तो 225, 230 का भाव इंजीनियर्स इंडिया में ज़रूर मिल सकता है। बिल्कुल। तो ये कुछ पिक्स हैं, इस पर आप नज़र रख सकते हैं। लेकिन साथ ही देखिए प्राइमरी मार्केट में भी अच्छी खासी वाइब्रेंसी बनी हुई है, और जुलाई में बारिश के साथ साथ अच्छे पेपर की या फिर अच्छे IPOs की भी बौछार, जिसमें L&T इन्फोटेक सबसे आगे है। 11 से 13 जुलाई तक इनका इशू खुलने वाला है। प्राइस बैंड है 705 से 710 रुपये, जिसमें रिटेल एप्लीकेंट के लिए 10 रुपये का डिस्काउंट भी है। कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं वो करीब 1.25 करोड़ शेयर्स OFS के ज़रिए ऑफलोड करने वाले हैं, और 1240 करोड़ के आसपास कंपनी जुटाने वाली है इस IPO के ज़रिए। लेकिन फाइनेंशियल्स कैसे हैं, एक बार L&T इन्फोटेक के ये भी देख लेते हैं। अंचल हैं हमारे साथ बिकॉज दे आर बेंचमार्क्ड ऑब्वियसली अगेंस्ट द बेस्ट इन द बिजनेस। अंचल, फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर अगर देखा जाए तो L&T इन्फोटेक की तुलना आप कैसे करेंगे बाकी दिग्गजों के साथ? शुक्रिया अमीर। देखिए, अगर मुझे कंपेयर करना होगा L&T इन्फोटेक को, मैं सबसे पहले टेक महिंद्रा के साथ करूंगा। छठी सबसे बड़ी कंपनी IT कंपनी होगी IT स्पेस में। अगर आप इसके पहले रेवेन्यू तो मुनाफे को कंपेयर करें दिग्गजों से, TCS, इन्फोसिस जैसे नाम, एक तरफ TCS करीब 22,800 करोड़ के पार उसका मुनाफा है, तो वहीं रेवेन्यू करीब 85,800 करोड़ के आसपास रहती है। इन्फोसिस एक अच्छे हेल्दी नंबर्स 15,800 करोड़ के आसपास का मुनाफा पोस्ट करती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, टेक महिंद्रा क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर होगा। टेक महिंद्रा का मुनाफा 3,220 करोड़ जरूर है, उसके कंपैरिजन में L&T सिर्फ 922 करोड़ का अभी उन्होंने अनुमानित FY16 का मुनाफा दिया है। लेकिन अगर आप रेवेन्यू फ्रंट पे देखें तो TCS, जहां एक तरफ जो टेक महिंद्रा है वो 20,000 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक कर रही है, 21,000 करोड़ का, वहीं अभी L&T सिर्फ 5,000, 5,500 करोड़ के आसपास कामकाज कर रही है रेवेन्यू फ्रंट पे। लेकिन इससे नीचे इमीडिएटली जो कंपनी आती है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, करीब 930 करोड़ का मुनाफा और 3,480 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज क्लॉक किए हैं। एक और कंपनी माइंडट्री, ये भी एक अच्छी कॉम्पिटिटर होगी और काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन L&T इन्फोटेक को इससे आता हुआ दिखेगा।
लेकिन असली गेम चेंजर एस्पेक्ट जो है, जो डेटा है, वो इसकी इन्वेस्टमेंट फिगर्स पे। अगर आप इन सभी कंपनियों की, इन 6 कंपनियों की पी और ईपीएस को कंपेयर करें, दिग्गज कंपनी टीसीएस एक अच्छा ईपीएस करीब 116 रुपए का ईपीएस एंजॉय करती है, लेकिन एक हाई पी करीब 20.4 का। वही इन्फोसिस भी 20 के रेंज में पीई में ट्रेड करता है। टेक महिंद्रा, जैसा कि मैं कह रहा था, 16 रुपए का, ये क्लोजेस्ट राइवल होगा इन्वेस्टमेंट ग्रेड में एल&टी इन्फोटेक के लिए, क्योंकि एल&टी इन्फोटेक इन 6 दिग्गज कंपनियों में सबसे सस्ते पीई पे काम करता है। महज 12 का पीई अभी कंपनी ट्रेड कर रही है, और ईपीएस अगर देखें तो एक हेल्दी ईपीएस करीब 56.5 रुपए की है। तो ओवरऑल अगर आप कंपेयर करें, हाँ अभी कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे, नेट प्रॉफिट मार्जिन उतने हाई जरूर नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ग्रेड में डेफिनेटली दिग्गजों को टक्कर दे सकती है। एग्जैक्टली। अगर आप देखें, आपने देखा इंडस्ट्री पी एवरेज अप्रोक्सीमेटली 20 पे जा रही है, और मिहिर 12 की पी में एल&टी इन्फोटेक, दैट मींस टेबल पे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत कुछ छोड़े हुए हैं। इन्होंने अपसाइड रखी है इशू में, और ये डेफिनेटली एक अच्छा संकेत बनता है। संजीव, आपका व्यू क्या है एल&टी इन्फोटेक के आईपीओ पर? डेफिनेटली सब्सक्राइब। ये तीनों चारों जो आईपीओस आए हैं, महानगर गैस आप ही के चैनल पे कहा था, अभी आने वाला है वोडाफोन का, हटको का, और साथ ही में एल&टी फाइनेंस, हमें लगता है बहुत अच्छा प्ले आउट करेगा। और साथ में मैनेजमेंट्स और मर्चेंट बैंकर्स ने फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव लेफ्ट सम मनी ऑन द टेबल। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को ये एक रीइग्नाइट करेगा इनटू द प्राइमरी मार्केट, एंड आई थिंक दे विल बी मनी मेड फॉर मोस्ट इन्वेस्टर्स, व्हिच एज अ कैटलिस्ट शुड स्टार्ट सीइंग फ्लोज गोइंग बैक इनटू द सेकेंडरी मार्केट। तो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन एल&टी इन्फोटेक। आई थिंक इट्स एन ओवर सब्सक्राइब फॉर अस। आशु, आपकी राय क्या होगी? या फिर आप एग्जिस्टिंग आईटी स्पेस में कुछ एक्यूमुलेट कर रहे हैं इस पर, या फिर क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हो इस प्राइस पे? डेफिनेटली, क्योंकि मुझे लगता है ना कि प्राइमरी के रूट से इन्वेस्टर को लाना भी ज़्यादा आसान होता है। जनरली जो हमारा ये टारगेट रहा है कि जो क्लाइंट्स के लिए जिनका जो सर्कमस्पेक्ट रहते हैं सेकेंडरी मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट रूट। और हमने 2 आईपीओस अभी आए, देखे जिस तरह से लिस्ट हुए और एक इन्वेस्टर को मनी ऑन द टेबल मिली है, बहुत ही इंकरेजिंग साइन है। So these are a very encouraging signals for times to come and the markets to come, and I think we are thankful to everyone who is participating in this way कि जिनको अगर पैसे मिलते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस मार्केट में आता है और मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं। ICICI बैंक पर आशु, अगला टारगेट आपका कहाँ है? आई थिंक जैसे प्राइवेट बैंक्स चल रहे हैं, जैसे मैंने बोला हमारी कॉल भी है येस बैंक, इंडोसेंट, कोटक बैंक, बट ट्रेडिंग कॉल ज़रूर पॉजिटिव है एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक में, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ओवरऑल कॉम्पोजिशन ऑफ इनके रिजल्ट्स और फंडामेंटल्स देखें, मुझे लगता है कि फ्रेश ट्रेड करने में मुझे थोड़ी सी रेजिस्टेंस है। सो आई थिंक I mean at these levels both ICICI and Axis I would refrain from taking fresh long positions. Having said that, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते या नहीं लगते, लेकिन एज आई सेड कि आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि आपको कौन सी पोजीशंस लेनी है। सो इन दी ओवरऑल डिस्कशन ऑफ थिंग्स जो हमने डिस्कस किया, मुझे लगता है एक्सिस और आईसीआईसीआई मुझे लगता है फ्रेश लॉन्ग्स में मैं थोड़ा सा आई वुड एक्ट रेजिस्टेंट बेसिस फंडामेंटल्स। इस बीच आप एक स्टॉक देखिए वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज 160-175 पे, आज इसने भी काफ़ी डिसेंट मूव दिया, 160-190 के स्तर पे, 161-90 पे। देखिए खबर भी थी यहाँ पर, लेकिन खबर से ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है कि कोई स्टॉक अपने बेस से बाहर निकला है। रूस से कंपनी के बीच में जो करार हुआ एग्जैक्टली वो खबर है, लेकिन आप ये देखिए कि इसने क्या करा, 130 से लेके 160 के बीच में एक पूरा CY16 का फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 5 महीने गुजार दिए। आप देखिए, ये देखिए, इनफैक्ट क्वार्टरली भी नहीं, आप जब ईयरली पे देखेंगे ना तब पता चलेगा कि किस तरीके से विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, विद स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स उस जोन से बाहर निकला। यानी मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि इस प्राइस पे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतरीन है। पसीन साहब कुछ कहना चाहेंगे वॉलचंद नगर पे 161 पे? नहीं, ये तो इट्स अ प्ले ऑन द रियल इस्टेट, और आई थिंक उसमें हमारे को पेडिग्री नेम्स में ही जाना पड़ेगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज इज आवर टॉप पिक ओवर देयर, फॉलोड बाय प्रेस्टीज एंड DLF।
और DLF ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा बढ़ गया है, सेम विद गोदरेज। तो हमें आपको पहले ही कहा था कि रियलिटी और कंस्ट्रक्शन विल बी द नेक्स्ट बेस्ट सेक्टर इन द सेकेंड हाफ, और वो वैसे ही प्ले आउट कर रहा है। अभी भी हमें लगता है ये शेयर यहाँ से ऑलमोस्ट अगले साल 50% to 70% बढ़ सकते हैं। वॉलचंद इंडस्ट्रीज वी वुड स्टिल इट्स अ लो प्रोफाइल और इतना फ्लोटिंग स्टॉक नहीं है, वी वुड अवॉइड दैट। हम ये 3 दिग्गज नाम ले रहे हैं, गोदरेज, प्रेस्टीज और DLF। इस पे चाहिए बात करते हैं कुछ ऐसे ट्रेड्स के बारे में जो कि आप कल के लिए कर सकते हैं। BTST ट्रेड्स हमारे साथ साक्षी हैं इस वक्त न्यूज़ रूम से। साक्षी बताइए। शुक्रिया वीरेन। शुरुआत करेंगे आज मुदित गोयल की पिक्स के साथ। 2 कॉल्स इन्होंने दिए हैं। पहली पिक इनकी है लुपिन पर, खरीदारी के लिए सलाह यहाँ पर दी है। टारगेट बताया 1600 का, स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं 1555 का। इसके अलावा जो अगली पिक है इनकी बैंकिंग स्पेस से कैनरा बैंक पर है, बुलिश बेट है इनकी, टारगेट बताया 233 और स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं 221 का। मनीष शर्मा की तरफ से अगली कॉल है ITC पर, उन्होंने बिकवाली की राय दी है। टारगेट बताया 235 का और स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं ऊपर में 251 का। रिलायंस कम्युनिकेशन पे ऑन द कॉन्ट्री ये BTST ट्रेड रेकमेंड कर रहे हैं। टारगेट यहाँ पर 54 का बताया है, स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं 50.50 का। प्रदीप सुरेखा की तरफ से एक कॉल आई है फेडरल बैंक पर, उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। टारगेट बताया 63 का और स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं 59.40 का। तो ये अगर आप देखें 6 ट्रेडिंग आइडियाज़ थे जो कि आप कल कैरी कर सकते हैं शॉर्ट या लॉन्ग साइड पे। कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ देख लेते हैं जिनको आप काम काज कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप देखें कमी है तो एक देख लीजिए बस, कुणाल दायमा की, वो है BEML। थोड़ा भारी स्टॉक है, थोड़ा संभल के। 884 के अगर आप देखें स्टॉप लॉस के साथ 922 के लक्ष्य के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं। तो थोड़े ट्रेडिंग थॉट्स कम हैं यहाँ पर। व्हाट्सएप नंबर जिसके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, आपको मालूम होगा मोहन, लेकिन फिर बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए एक बाय कॉल और थी मेरे ख्याल से, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये इनफैक्ट आ गई, माफ़ कीजिएगा। उषा मार्टिन 1725 पे छोटा स्टॉक दिया है इन्होंने और 19 का लक्ष्य, 16-20 का स्टॉप लॉस है। अभी करीब करीब ₹1.25 ऊपर, 7% की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। तो ये कुछ, और 78,400 2000 अगर आप देखें, ये एक नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप के ज़रिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और उषा मार्टिन आपकी स्क्रीन पे लगभग 17-20 के स्तर पे। खैर कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ और जोड़ लेते हैं। एक बार ज़रा आप आइए टॉप ट्रेड काउंटर्स में, वो काउंटर जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स है। इसमें स्ट्राइक कर रहा है पहला काउंटर JPSC ट्विंटेक्स को छोड़ते हैं, मन्नापुरम फाइनेंस, PNB, DLF, सुजलॉन इसको भी छोड़ते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज 225 तक ऑलमोस्ट गया लेकिन फिर बैकफुट पे आ गया। प्राज इंडस्ट्रीज 140 आज स्ट्रॉन्ग मूव दिया, 105 का हाई लगाया। टेक्निकली शायद सुबह एक हम ब्रेकआउट की परिस्थिति में इसको मान रहे थे लेकिन वो ब्रेकआउट आ नहीं पाया फाइनली। आशु, एथेनॉल ब्लेंडिंग ये स्टोरी है यहाँ पर। पेट्रोल में 22.5%, डीजल में 15%। नितिन गडकरी जी का स्टेटमेंट आया था, बाजार ने उस पर एक रिएक्शन दिया। बट एट अ प्राइस ऑफ 100 आप इंटरेस्टेड हैं प्राज इंडस्ट्रीज में या फिर इसी स्पेस के लीडर्स के साथ रहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल लीडर्स के साथ रहेंगे। जैसे मैंने बोला कि ऑल सेड एंड वी शुड नॉट फॉरगेट, मार्केट में तेज़ी लगती है बट कॉम्प्लेसेंसी नहीं रहनी चाहिए। वैल्यूएशंस ऐसी नहीं है कि बहुत चीप हो या बहुत अट्रैक्टिव हो। ऑब्वियसली पार्टिसिपेशन कम है जिसकी वजह से एक मोमेंटम लगता है, मोमेंटम मार्केट को ऊपर ले जा सकता है। बट आई थिंक एज ए डिसिप्लिन वन शुड बी विद द लीडर्स एंड आई वुड कंटिन्यू टू बी विद द लीडर्स। बिल्कुल। चलिए खैर, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर मूव अच्छा देखने को मिला है आज। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं मिड कैप में जो कि थोड़ा लेगार्ड हैं या फिर आज अच्छे मार्केट में भी, अच्छे मोमेंटम में भी जहाँ पर थोड़ा मूव पीछे की तरफ है। जैसे श्री सीमेंट्स को देखिए, करीब 1.25% नीचे है आज। ये M&M फाइनेंशियल सर्विसेज है जो कि 1.5% नीचे है। मैरिको करीब 1.25% नीचे है और साथ ही एम्फेसिस, सीमेंस, ये काउंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है। M&M फाइनेंशियल सर्विसेज और मैरिको, इस पर आपका व्यू क्या है संजीव? हाँ, तो M&M फाइनेंशियल सर्विसेज हैज़ हैड अ ड्रीम रन और आई थिंक एक रूटीन प्रॉफिट टेकिंग है, बट इन एन NBFC स्पेस पर्टिकुलरली ऑन द CV ऑन द 4-व्हीलर साइड उसमें काफ़ी ट्रैक्शन है एंड इट्स बीन एन आउट परफॉर्मर। मैरिको जैसे हमने कहा, ऑन एनी डिक्लाइन शुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। इन द FMCG इट्स वन ऑफ द रीजनेबली प्राइस स्टॉक्स एंड आई थिंक पैराशूट एज अ ब्रांड एक आउट परफॉर्मर है। साथ में इसके जो नए प्रोडक्ट लाइन है वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। So we continue to be overweight on Marico on any declines and I think आज के लिए it's more of a sectoral rotation जहाँ FMCG is tending to decline because of ITC. ITC also we think has reached very important levels. वहाँ पे we have advised clients to book profit.
So I think it's a routine profit booking in some of the NBFC and FMCG plays. इस बीच में एक स्टॉक दिखाना चाहूँगा आपको, लेट्स टेक वीआईपी इंडस्ट्रीज। देखिए वीआईपी इंडस्ट्रीज ने अपने इस वक्त 52 हफ्तों के नए हाई को हिट किया है। इससे पहले अप्रैल के महीने में जो इसका हाई था वही था करीब 121 रुपये का। तो कुल मिला के ये मेरे ख्याल से जनवरी 2015 के बाद पहली बार इन लेवल्स पे 122.65 पे। आशु, वीआईपी इंडस्ट्रीज, आई मीन ये जो प्राइस पैटर्न की बात कर रहा था मैं यहाँ पर, ये जो ब्रेकआउट है डेली चार्ट्स पे, ये आप इसको रिस्पेक्ट देंगे या फिर आई मीन आपका कोई इंटरेस्ट है वीआईपी में आशु, और प्राइस वाइज इस प्राइस पे? नहीं, बहुत ज़्यादा मेरे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इन स्टॉक्स में या तो बहुत लॉन्ग टर्म प्ले करना पड़ता है, या वो बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट टाइम पे आप स्पाइक कैच कर लें तो बात होती है। अदरवाइज आई थिंक कहीं ना कहीं फैटीग आ जाता है। सो जैसे मैंने बोला, इट डिपेंड्स, ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्केट स्ट्रक्चर एंड द मार्केट कॉम्पोजिशन। एज ऑफ नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग एज इज वेरियस बेसिस पे, मुझे लगता है कि आई थिंक बेटर बेट्स आर अवेलेबल, बेटर मोमेंटम प्लेज आर अवेलेबल, बेटर लॉन्ग टर्म प्लेज आर अवेलेबल। सो विद दैट, नथिंग अगेंस्ट वीआईपी एट दिस लेवल. I respect the price and probably the breakout could lead the VIP to higher levels also, but I would resist buying at these levels. बिल्कुल। इस बीच चलिए एक बार यूएस मार्केट्स को भी देख लेते हैं। यूएस फ्यूचर्स जो हैं वहाँ पर भी रुझान पॉजिटिविटी का ही है। डाउ जोन्स करीब 30 पॉइंट ऊपर इस समय है 17,895 पर, लेकिन जो यूरोप के क्यूज़ हैं वो ज़रूर कुछ हद तक मिक्स्ड है। लेकिन एटलीस्ट एक जो हिकअप्स थे ब्रेग्जिट को लेकर वो काफ़ी हद तक मार्केट डाइजेस्ट कर चुका है। आज भी अब देखिए मिक्स रुझान, इनफैक्ट लंदन का जो मार्केट है फुटसी वो ऑलमोस्ट 1.25% ऊपर है, जबकि जर्मन और फ्रेंच इंडेक्स जो है वो करीब आधे परसेंट नीचे, इनफैक्ट 1/4 से लेकर आधे % नीचे इस समय ट्रेड करें। जो रुपए की स्ट्रेंथनिंग इस समय देखने को मिल रही है संजीव, इसे अगर आप सस्टेनेबल मान रहे हैं तो फिर कोई स्टॉक्स आप पिक करना चाहेंगे क्या इसे लेकर? हाँ, बट वो आपको ऑलरेडी प्ले आउट कर रहा है ना। PSU बैंक्स बॉन्ड यील्ड्स हैव कम बिलो 7.45, जो रीपो के टाइम, जो RBI की पॉलिसी के टाइम 7.52 टच कर गए थे। सेकेंडली मिहिर, ये लेके चलिए कि देयर इज बीन अ स्क्रैम्बल फॉर US ट्रेजरी विच इज ट्रेडिंग एज 1.6, और S&P 500 का जो डिविडेंड यील्ड है ऑन स्टॉक्स इट्स 2.4, और ये हिस्ट्री में 3rd टाइम हो रहा है कि इतना ज़्यादा फियर और स्क्रैम्बल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल है कि बॉन्ड यील्ड्स आर ट्रेडिंग एट अ लोअर रेट देन इवन डिविडेंड यील्ड। उसी तरह से इंडिया में वो प्ले आउट कर रहा है दैट द रुपी हैज़ गॉट स्ट्रॉन्गर, और PSU बैंक्स जहाँ सबकी बिकवाली थी वहाँ एक स्वीट स्पॉट में है बिकॉज ऑफ ट्रेजरी ग्रेन्स। तो हम कह रहे हैं आपका IDBI हो गया, स्टेट बैंक हो गया, यहाँ पे कहीं भी फॉल आए आपको PSU बास्केट में निवेश करना पड़ेगा और आगे के लिए पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। बट इट इज़ टेलिंग यू कि इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया स्टिल सीइंग पॉजिटिव फ्लोर्स, वेयर एज ग्लोबली देर इज म्यूटेड फ्लोर्स ऑन इक्विटी एंड इट इज़ मोर hinged towards debt as because of the undertone being very weak because of Brexit. तो जैसे मैंने आपको टिप्पणी की कि बॉन्ड यील्ड्स ग्लोबली आर नाउ बीइंग चेस्ड एंड वी आर सीइंग हमारे यहाँ भी वो वीकनेस इज प्लेइंग आउट बेस्ट ऑन द PSU बैंक्स।